300 साल तक इस साम्राज्य ने पूरी दुनिया को झुका दिया। शहर इसके हुक्म पर जल उठे, राजा इसके नाम से कांप गए। फिर एक सन्नाटा छा गया। न युद्ध के नगाड़े, न मार्च करती सेनाएं, बस खामोशी। उन दीवारों के अंदर कुछ गलत हो रहा था। डर जहर की तरह फैल गया। वफादारी खत्म हो गई। हर फैसला एक गलती, हर गठबंधन पहले से टूटा हुआ। अंधेरा बाहर से नहीं आया, ये अंदर से पनपा। ये आखिरी रात है। दहशत पर खड़ा एक साम्राज्य खामोशी में ढह रहा है। न कोई लड़ाई, न कोई चेतावनी, न कोई वापसी। नव असीरियन साम्राज्य लगभग 911 ईसा पूर्व में अपने पूर्ववर्ती की राख से उभरा। मेसोपोटामिया के उत्तरी इलाकों से एक ऐसी भूख लेकर आया जो प्राचीन दुनिया को फिर से आकार देने वाली थी। लगभग 3 शताब्दियों तक ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। फारस के पहाड़ों से लेकर नील नदी के किनारों तक, भूमध्य सागर के तटों से लेकर फारस की खाड़ी के पानी तक फैला हुआ। इसका केंद्र वर्तमान उत्तरी इराक में स्थित था, उन प्राचीन शहरों के इर्द गिर्द जिनके नाम आज भी इतिहास में गूंजते हैं। अशूर, वो आध्यात्मिक राजधानी जहां राजाओं को दैवीय अधिकार मिलता था। निमरूद, चमकता हुआ प्रशासनिक केंद्र। और नीनवे, वो मुकुट की तरह धरती का सबसे महान शहर, जिसकी दीवारें 12 किलोमीटर तक फैली थीं और जिसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा थी। ये व्यापार या कूटनीति पर बना साम्राज्य नहीं था, ये लोहे और खून में ढला साम्राज्य था। असीरियनों ने युद्ध की मशीनरी को ऐसे तरीकों से सिद्ध किया जो किसी सभ्यता ने पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने घेराबंदी की लड़ाई को एक विज्ञान में बदल दिया, पहली सच्ची पेशेवर स्थायी सेना का निर्माण किया और मनोवैज्ञानिक आतंक को उतनी ही जानबूझकर इस्तेमाल किया जितना अपने हथियारों को। दुनिया ने पहले भी विजेता देखे थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा था। असीरियन सेना को इतना विनाशकारी बनाने वाली चीज थी इसका व्यवस्थित विनाश का तरीका। उन्होंने चलायमान घेराबंदी के टॉवर बनाए, तोड़फोड़ करने वाले हथौड़ों को सिद्ध किया और इंजीनियरिंग दस्ते विकसित किए जो नदियों को मोड़कर शहरों में बाढ़ ला सकते थे या पानी की आपूर्ति पूरी तरह काट सकते थे। उनके घुड़सवार दल प्राचीन दुनिया में सबसे अनुशासित थे। उनके धनुर्धर आकाश को तीरों से काला कर सकते थे, जबकि उनकी पैदल सेना ऐसे गठन में आगे बढ़ती थी जिसकी बराबरी सदियों तक नहीं की जा सकी। लेकिन उनका सबसे शक्तिशाली हथियार था खुद डर। असीरियनों ने अपनी क्रूरता को सावधानीपूर्वक दर्ज किया। महल की दीवारों पर सूली पर चढ़ाने, चमड़ी उधेड़ने और सामूहिक हत्याओं के दृश्य उकेरे गए, छिपाकर नहीं बल्कि खुलेआम प्रदर्शित किए गए, ताकि आने वाले राजदूत और कर लेकर आने वाले जागीरदार देख सकें। ये जानबूझकर था। एक डरा हुआ दुश्मन पहले से ही आधा हारा हुआ दुश्मन था। उनकी बड़े पैमाने पर लोगों को उजाड़ने की नीति ने पूरी आबादी को उखाड़ दिया, जीती हुई जनता को साम्राज्य भर में बिखेर दिया ताकि उनकी सांस्कृतिक पहचान टूट जाए और भविष्य में विद्रोह न हो सके। सैकड़ों हजारों लोगों को उनकी मातृभूमि से दूर के प्रांतों में ले जाया गया। उनकी भाषाएं मिला दी गईं, उनकी परंपराएं कमजोर कर दी गईं, उनका प्रतिरोध बनने से पहले ही कुचल दिया गया। और पीढ़ियों तक ये रणनीति पूरी तरह सफल रही। तिग्लत पिलेसर तृतीय के तहत साम्राज्य एक क्षेत्रीय शक्ति से एक अजेय ताकत में बदल गया। सरगोन द्वितीय के तहत यह क्रूर कुशलता से नए क्षेत्रों में फैला। सेन्नाकेरिब ने नीनवे को प्राचीन दुनिया के सबसे शानदार शहर में बदल दिया, ऐसे महलों के साथ जिनमें 70 से ज्यादा कमरे थे, ऐसे बगीचे जो रेगिस्तानी जलवायु को चुनौती देते थे, और ऐसे पुस्तकालय जो ज्ञात दुनिया भर से ज्ञान संरक्षित करते थे। जब एसरहद्दोन ने 671 ईसा पूर्व में मिस्र को जीत लिया, तो असीरियन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। ईरान की पहाड़ियों से लेकर गीजा के पिरामिडों तक एक ही शक्ति ने सभ्यता के चौराहे को नियंत्रित किया। हर दिशा से नीनवे में कर आने लगा। सोना, चांदी, हाथीदांत, विदेशी जानवर, दुर्लभ लकड़ियां, कीमती पत्थर, राष्ट्रों का धन असीरियन खजाने में बहने लगा। जो राजा कभी अपने राज्यों पर शासन करते थे, अब असीरियन सिंहासन के सामने घुटने टेकते थे।
उनके मुकुट उतार दिए जाते थे, उनकी गरिमा छीन ली जाती थी, उनके राज्य प्रांतों में बदल दिए जाते थे। भूमध्य सागरीय शक्तियों ने विनाश का सामना करने के बजाय कर दिया। जाग्रोस के पहाड़ी कबीलों ने नष्ट होने के बजाय समर्पण कर दिया। यहां तक कि मिस्र, फिरौनों की प्राचीन भूमि ने भी असीरियन सत्ता के सामने घुटने टेक दिए। ये वो प्रभुत्व था जिसका प्राचीन दुनिया सपना भी नहीं देख सकती थी। और फिर आया अश्शुरबानीपाल, शायद असीरियन इतिहास का सबसे सुसंस्कृत और साथ ही सबसे निर्दय शासक। उसने निनिवे में महान पुस्तकालय बनाया, पूरे मेसोपोटामिया से गोलियां इकट्ठी की, भविष्य की पीढ़ियों के लिए साहित्य, विज्ञान और चिकित्सा को संरक्षित किया। वो शिक्षित था, परिष्कृत था और ज्ञान में गहरी रुचि रखता था। वो पूरी तरह निर्दय भी था। जब 652 ईसा पूर्व में बेबीलोन ने उसके अपने भाई के नेतृत्व में विद्रोह किया, तो अश्शुरबानीपाल की प्रतिक्रिया भयंकर थी। 4 साल की घेराबंदी के बाद, जिसने बेबीलोन की आबादी को नारभक्षण तक पहुंचा दिया, शहर 648 ईसा पूर्व में गिर गया। अश्शुरबानीपाल ने सिर्फ विद्रोह को दंडित नहीं किया, उसने बेबीलोन को उसकी जड़ों तक अपमानित किया। देवताओं की मूर्तियां ले गया, पुजारियों को मार दिया और जीवित बच्चे लोगों को व्यवस्थित अपमान का शिकार बनाया। ये ताकत जैसा लग रहा था। असल में ये अंत की शुरुआत थी, क्योंकि अश्शुरबनीपाल ने युद्ध जीतने से कहीं ज्यादा खतरनाक काम किया था। उसने बेबीलोनी दिलों में इतनी गहरी नफरत बो दी थी कि वो पीढ़ियों से ज्यादा समय तक जीवित रहने वाली थी। हर बेबीलोनी जो उस घेराबंदी से बच गया, हर बच्चा जो विनाश की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ, हर पुजारी जो चोरी हुए देवताओं को याद करता था, वे सभी एक ऐसा घाव लेकर चल रहे थे जो कभी नहीं भरने वाला था। उस क्षण में ये निर्णायक जीत की तरह लग रहा था। वास्तविकता में ये खून में लिखा एक शाप था। साम्राज्य में दरारें भी दिख रही थीं, जिन्हें अशुरबनीपाल या तो संबोधित नहीं कर सकता था या नहीं करना चाहता था। लगातार युद्ध के लिए भारी संसाधनों की आवश्यकता थी। उजाड़ने की नीतियां, जो कभी इतनी प्रभावी थीं, ने पूरे साम्राज्य में असीरिया के प्रति कोई वफादारी न रखने वाली आबादी पैदा कर दी थी। पेशेवर सेना, हालांकि अभी भी दुर्जय थी, बहुत सारी सीमाओं पर बहुत पतली फैली हुई थी, और सीमाओं के पार कुछ खतरनाक हलचल हो रही थी। पूर्व में मीडियन लोग साइक्सारिस नाम के एक सक्षम राजा के नेतृत्व में एकजुट हो रहे थे। पीढ़ियों से मीडियन कबीले बिखरे हुए थे, आसानी से हेरफेर किए जा सकते थे, कभी कभी कर और गुलामों के लिए छापा मारा जाता था। लेकिन साइक्सारिस अलग था। उसने मीडियन सेना को असीरियन तर्ज पर पुनर्गठित किया, अनुशासित इकाइयां बनाईं जहां पहले अराजकता राज करती थी। वो समझता था कि असीरिया को हराने की कुंजी धैर्य और गठबंधन है। इस बीच बेबीलोन में नबोपोलसर नाम का एक कैल्डियन जनरल सत्ता में आ रहा था। वो नहीं भूला था कि अशुरबनीपाल ने उसके शहर के साथ क्या किया था। वो कभी नहीं भूलने वाला था। जब अशुरबनीपाल 627 ईसा पूर्व में मर गया, तो जो साम्राज्य अजेय लग रहा था, अचानक अपनी नाजुकता दिखा गई। उसके बेटे तुरंत गृहयुद्ध में उतर गए, सिंहासन के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, जबकि उनके दुश्मन देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे। बेबीलोनियों ने अपना क्षण देख लिया। 626 ईसा पूर्व में नबोपोलासर ने स्वतंत्रता की घोषणा की, और इस बार कोई कुचलने वाली प्रतिक्रिया नहीं होने वाली थी। गृहयुद्ध ने असीरियन संसाधनों और ध्यान को खा लिया था, जब तक एक विजेता उभरा। सिन शार इश्कुन लगभग 623 ईसा पूर्व में सिंहासन का दावा करते हुए। नुकसान विनाशकारी था। ये कमजोर होने का गलत समय था। ये आपके खिलाफ एकजुट दुश्मनों का गलत समय था। 616 ईसा पूर्व में नबोपोलासर ने सीधे असीरियन क्षेत्र पर आक्रमण किया। असीरियनों ने जवाब दिया, कुछ मुठभेड़ों में जीत भी हासिल की, लेकिन वे अब अकेले बेबीलोन का सामना नहीं कर रहे थे। साइक्सारिस ने अपने सुधार पूरे कर लिए थे और मीडियन सेना तैयार थी। 614 ईसा पूर्व में मीडियन लोगों ने बिना चेतावनी के हमला किया, अपेक्षित लक्ष्यों को छोड़कर सीधे प्राचीन शहर अशूर की ओर बढ़े। साम्राज्य का आध्यात्मिक केंद्र, वह शहर जिससे देवता अशूर खुद अपना नाम लेता था, अशूर गिर गया। असीरियन विश्वास नहीं कर सकते थे। जो शहर 1000 साल से ज्यादा समय से खड़ा था, उनकी सभ्यता का पवित्र केंद्र, मीडियन लोगों द्वारा लूटा गया था। और उस पवित्र शहर के खंडहरों पर
नबोपुलासर और साइक्सारस मिले और एक विवाह के साथ अपनी गठबंधन को सील कर दिया। घायल साम्राज्य के खिलाफ बेबीलोन और मीडिया को एकजुट किया। सिनशार इशकुन को पहचानना चाहिए था कि इसका क्या मतलब है। उसे समेकित करना चाहिए था, बचाव योग्य स्थितियों में पीछे हटना चाहिए था, जहां भी मिल सकें सहयोगी ढूंढने चाहिए थे। इसके बजाय उसने टिके रहा, नीमवे की दीवारों पर भरोसा करते हुए, उस ताकत पर भरोसा करते हुए जिसने हमेशा पहले असीरिया को बचाया था। ये अतीत पर आधारित गणना थी। अतीत पहले से ही मर चुका था। 612 ईसा पूर्व की शुरुआत तक बेबीलोन और मीडिया की संयुक्त सेनाएं नीनवे के करीब पहुंच गईं। कुछ विवरणों से पता चलता है कि सेना की संख्या 1 लाख से ज्यादा सैनिक थी। पीढ़ियों की नफरत से एकजुट एक अभूतपूर्व बल। वे केवल असीरिया को हराने नहीं आए थे, वे इसे मिटाने आए थे। घेराबंदी वसंत में शुरू हुई। नीनवे की दीवारें प्राचीन दुनिया में सबसे मजबूत थीं। 15 द्वार, 18 किलोमीटर की किलेबंदी, नियंत्रित जलमार्गों द्वारा भरी खाइयां। शहर ने पहले भी घेराबंदी का सामना किया था। ये कभी नहीं गिरा था। 3 महीने तक दीवारें टिकी रहीं। असीरियन रक्षकों ने उन लोगों की हताशा के साथ लड़ाई लड़ी जो जानते थे कि हार का क्या मतलब है। उन दुश्मनों से कोई दया नहीं मिलने वाली थी, जो असीरियन क्रूरता को याद करते थे। हर दिन जब दीवारें खड़ी रहीं, आशा का एक और दिन था कि शायद कुछ बदल जाए। सुदृढ़ीकरण, घेरा डालने वालों में प्लेग, दैवीय हस्तक्षेप, कुछ नहीं आया। और फिर बारिश शुरू हुई। टाइग्रिस नदी अपने किनारों से बाहर उफान पर आ गई। पानी उन नियंत्रित नहरों से बह गया जो शहर की रक्षा करने वाली थीं। चाहे दुश्मन की इंजीनियरिंग से या दैवीय न्याय से, प्राचीन स्रोत असहमत थे। दीवार का एक हिस्सा ढह गया। वो बाढ़ का पानी, जिसने नीनवे को सदियों तक बनाए रखा था, उसकी रक्षा को तोड़ दिया था। दुश्मन अंदर घुस गए। और अब हम अंतिम घंटों तक पहुंचते हैं। जिस शहर ने राष्ट्रों को आतंकित किया था, वो अराजकता में उतर गया। हर तिमाही से धुआं उठा, क्योंकि आग मंदिरों, महलों और घरों में फैल गई। उन सड़कों पर चीखें गूंजी जहां कभी जीते हुए राज्यों के खजाने की परेड निकलती थी। जो आबादी दुनिया की राजधानी में रहती थी, अब गलियों से भागी, ऐसे बचने के रास्ते ढूंढ रही थी जो मौजूद नहीं थे। महल में सिनशार इशकुन ने अपना अंतिम चुनाव किया। उसे जंजीरों में बांधकर बेबीलोन में परेड नहीं किया जाएगा। उसकी चमड़ी जीवित जनता के सामने नहीं उधेड़ी जाएगी। वो अपने दुशामनों को वो संतोष नहीं देगा। उसने महल में आग लगाने का आदेश दिया। अपने परिवार, अपने दरबार और अपने खजानों के साथ असीरिया का अंतिम राजा अपनी खुद की बनाई आग की लपटों में मर गया। बाहर रात भर नरसंहार जारी रहा। जिन सैनिकों ने राष्ट्रों को जीता था, उन्हें सड़कों पर काट दिया गया। जिन पुजारियों ने असीरिया के दैवीय शासन के अधिकार की घोषणा की थी, उन्हें मंदिरों से घसीटा गया। 3 शताब्दियों का धन लूटा या नष्ट कर दिया गया। महान पुस्तकालय, मानव ज्ञान का भंडार राख और मलबे में ढह गया। सुबह तक नीनवे खामोश हो गई। जिस शहर ने दुनिया पर शासन किया था, वो इतने पूर्ण खंडहरों में पड़ा था कि 2 शताब्दियों के भीतर लोग उसके टीलों पर चलेंगे बिना ये जाने कि नीचे क्या पड़ा है। सिकंदर महान उस स्थल से गुजरेगा, बिना ये जाने कि वो एक गायब युग के सबसे महान शहर से गुजर रहा है। कुछ अवशेष टिके रहे। अशुर उबल्लिद द्वितीय, एक ऐसे राज्य के सिंहासन का दावा करते हुए जो अब मौजूद नहीं था, बचे हुए लोगों के साथ हारान को पीछे हट गया। उसने मदद के लिए पुकारा। मिस्र आश्चर्यजनक रूप से जवाब दिया, ये पहचानते हुए कि असीरिया के बिना एक दुनिया असीरिया के साथ एक दुनिया से बदतर हो सकती है। लेकिन मिस्र बहुत देर से पहुंचा। 609 ईसा पूर्व में हारान गिर गया। फिरौन की सेनाएं वो उलट नहीं सकीं जो पहले से तय हो चुका था। अंतिम असीरियन सेना फरात नदी के किनारों पर नष्ट हो गई। 300 साल का प्रभुत्व अंतिम लड़ाई के साथ नहीं, बल्कि एक कराह के साथ समाप्त हुआ। विदेशी भूमि में शिकार किए गए बिखरे हुए बचे लोग, एक विलुप्त शाही वंश, इतने पूरी तरह से नष्ट शहर कि इतिहास खुद उन्हें तब तक खो देगा जब तक पुरातत्वविद उन्हें 19वीं शताब्दी में फिर से खोज नहीं लेंगे। नव असीरियन साम्राज्य केवल गिरा नहीं, ये गायब हो गया। जिस सभ्यता ने शक्ति को परिभाषित किया था, जिसने अपनी क्रूरताओं को महल की दीवारों पर सबको दिखाने के लिए लिखा था, उसी अंधेरे ने उसे निगल लिया जिसे उसने कभी दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। कोई वापसी नहीं,
कोई पुनरुद्धर नहीं, धूल और टूटे पत्थरों के अलावा कोई विरासत नहीं। और आधुनिक इराक की मिट्टी के नीचे कहीं निन्वे के खंडर अभी भी खामोशी में पड़े हैं, एक याद दिलाते हुए कि सबसे शक्तिशाली दीवारें भी जमा नफरत के वजन, दुश्मनों के धैर्य और समय के धीमे अपरिहार्य मोड़ के खिलाफ हमेशा के लिए खड़ी नहीं रह सकती।